बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, बेसिक डेफिनेशंस। बेटा तो बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या हैं जो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स के हवाले से। सबसे पहली चीज बेटा ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन ओवर चार्ज। बेटा ये चीज पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये एक न्यूट्रल प्लेट थी। ये क्या थी? ये कोई न्यूट्रल प्लेट है। आपने इससे इलेक्ट्रॉन छीने। जब आपने इससे इलेक्ट्रॉन छीने तो ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज होगी। जब आपने इससे इलेक्ट्रॉन्स छीने तो ये बेटा क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज होगी। और फर्ज करें कि आपने इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स छीने कि आपके पास जो वो चीज बनी वो -7 कूलम हो गया। फर्ज करें कि आपने इतने इलेक्ट्रॉन्स छीने कि -7 कूलम। तो जवाब में ये वाली चीज क्या हो जाएगी? +7 कूलम। जवाब में ये चीज क्या हो जाएगी? ये बॉडी है, ये +7 कूलम हो जाएगी। अब आप इस -7 कूलम को उठाकर दूर लेके जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और जो वर्क आप करेंगे वो -7 कूलम की क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अच्छा, फर्ज करें आपने वर्क डन किया 1400 जूल्स का। फर्ज करें आपने वर्क किया 1400 जूल्स का। तो ये इस पॉइंट को आप ए कह लें, इस पॉइंट को आप पी कह लें, इस प्लेट को, इस चीज को आप पी कह लें। इसका जो साथ जो नेगेटिव चार्ज था जो आप यहां ले गए हैं, ठीक है कि नहीं? ये जो नेगेटिव चार्ज था, जो ये -7 कूलम था, इसको आप उठाकर यहां ले गए एंड यू हैव डन सम वर्क। आपने क्या किया? यू हैव डन सम वर्क। और जो वर्क आपने किया है वो इसकी क्या बन गया? इसको आप एन कह दें। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन कितना है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपने 1400 जूल्स का वर्क किया है और 7 कूलम है बेटा यहाँ पर, तो ये 200 जूल्स पर कूलम है। ये 200 वोल्ट्स। ठीक है कि नहीं है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एन जो है वो 200 वोल्ट्स होगा। ठीक है कि नहीं? आप -7 कूलम को उठाकर ऊपर लेके गए, यू हैव डन सम वर्क। अच्छा, अब देखिए आप उस एनर्जी को आप कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर तो आप इस बॉडी को यहां से नीचे गिरने दें तो ये सारा जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। 7 की -7 कूलम जो बॉडी है, एन बॉडी तेजी से पी की तरफ आएगी एक्सेलरेट करती हुई। ये एक तरीका है। और जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसके पास टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1400 जूल्स होगी। एक तरीका ये है कि आप, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं समझे बहुत सारे। आप इनके बीच में एक वायर रख दें ऐसे कर, ये वायर रख दिया आपने और इस वायर के अपने एटम्स भी हैं। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे गिरने दें। अब वो इलेक्ट्रॉन जब इससे यूं स्ट्राइक करते हुए नीचे जाएंगे तो जाहिर है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेंगे। जब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेंगे तो तार के एटमों से टकरा कर उन्हें गर्म कर देंगे। तो ये भी पता चल गया कि वन इफेक्ट ऑफ द करंट इज टू हीट द वायर, because when the current flows in the wire, the electrons of the current strike with the atoms of the wire, transfer their kinetic energy to the wire atoms of wire, make them vibrate with a bigger amplitude, increasing their temperature. अब जब ये रेड में इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से एन से पी की तरफ आ रहे हैं, अगर ये सारे का सारा, अगर फर्ज करें कि एन के सारे इलेक्ट्रॉन्स, एन से सारे के सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नीचे आ जाते हैं इस वायर के थ्रू, इस टर्मिनल में, तो क्या होगा? जाहिर है अगर ऊपर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए तो कितना इस वायर में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी?
जी, इस वायर में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई? 1400 जूल्स की। वो जो आपने पहले वर्क किया था वही के सारा इस वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी चीज को आप फोल्ड कर लें, इसी चीज को आप इस तरह से करके फोल्ड कर लें, तो यही आपका बेसिकली सर्किट होता है। यूं कर लें, ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑल द वे यूं मूव करते हैं, ठीक है ना। यही इलेक्ट्रॉन ऑल द वे यूं मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वो फॉल कर रहे होते हैं। जब वो फॉल कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। यही एक बेसिक सर्किट है। अच्छा, अब यहां पर आप ये चीज देखें कि वोल्टेज और करंट को आप कैसे समझ सकते हैं। वोल्टेज और करंट के फर्क को आप कैसे समझ सकते हैं, वो देखना बड़ा जरूरी है। बेटा, वोल्टेज और करंट के फर्क को आप कैसे समझ सकते हैं? वोल्टेज करंट क्या है? नंबर ऑफ कूलम्स पर सेकेंड, ठीक है ना। और वोल्टेज क्या है? एनर्जी ऑफ वन कूलम, वन कूलम। तो एक एक सर जो थे ना, वो एक 20-25 साल पहले एक सर पढ़ाया करते थे फिजिक्स, वो ये एग्जाम्पल दिया करते थे। ये फर्ज करें गली है, ये गली है आपके गली, और आप यहाँ खिड़की पे खड़े हुए देख रहे हैं सारा कुछ अपने घर की खिड़की से। तो ना, हर सेकंड 3 गधे आपकी गली में दाखिल होते हैं। हर सेकंड 3 गधे आपकी गली से दाखिल होते हैं। 3 गधे एक सेकंड में आपकी खिड़की के सामने से गुजर जाते हैं। यहाँ कोई और बंदा है, उसने भी अपने घर की खिड़की से झांक रहा है, अगर वो यहाँ ऑब्जर्वर 1 या ऑब्जर्वर 2, तो उसके घर के सामने से भी 3 गधे एक सेकंड में गुजरते हैं। अगले सेकंड फिर 3 गधे गुजरते हैं। इस गली में 3 गधे एक सेकंड में एंटर हो रहे हैं। इस गली को छोड़ 3 गधे एक सेकंड में रहे हैं। हर सेकंड 3 गधे इस गली को छोड़ के चले जाते हैं। इधर हर गधे पर 50 ब्रिक्स पर डंकी लदी हुई। हर गधे पर 50 ब्रिक्स पर डंकी लदी हुई। रास्ते में इस गली में बच्चे कुछ खड़े हैं शरारती, वो हर गधे से 10 ब्रिक्स उतार लेते हैं। हर गधे से क्या उतार लेते हैं? हर गधे से 10 ब्रिक्स पर डंकी उतार लेते हैं। और जब गधे आपकी गली छोड़ के जा रहे होते हैं तो 40 ब्रिक्स पर डंकी होती है। अब इस एक छोटी सी बात को जहन में रखें, और हम एक डंकी को 1 कूलम कह देते हैं। एक वन डंकी को 1 कूलम कह देते हैं, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद 50 ब्रिक्स पर डंकी 50 जूल्स पर कूलम, या जिसको आप 50 वोल्ट्स कह लें आप। तो ये अगर इस पॉइंट को हम ए कहें और इस पॉइंट को हम बी कहें, तो आप ये चीज कहें, और बल्कि इसको ऐसा कर लेते हैं, एंटरिंग पॉइंट को हम कह देते हैं, कोई और नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बी तो हम ब्रिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक ब्रिक को, एक ईंट को 1 जूल ऑफ एनर्जी समझें। एक ब्रिक को 1 जूल ऑफ एनर्जी समझें, एक डोंकी को 1 कूलम समझें। और ये गली का एंटरिंग पॉइंट है, इसका नाम हम रख लेते हैं एल, और गली के लीविंग पॉइंट को हम कह देते हैं एम, ठीक है कि नहीं। तो किसी भी टाइम इस स्ट्रीट में से 3 डोंकीज पर सेकंड जा रहे हैं या 3 कूलम्स पर सेकंड जा रहे हैं, और किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में 3 एम्पियर्स गुजरते हैं। अब बेटा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एल क्या है? 50 वोल्ट्स। यानी इसका मतलब है वहां हर गधे के पास 50 कूलम थे, 50 ईंटें थी, तो 50 ब्रिक्स पर डंकी थी। और उसके बाद जब वो गधे यहाँ से गुजरते चले गए, रास्ते में शरारती बच्चों ने उनसे उनकी 10-10 ईंटें हर गधे से उतार ली। और जब वो यहाँ से निकले तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम क्या था? 40 जूल्स पर कूलम, या 40 वोल्ट्स।
और बेटा इस गली का पोटेंशियल ड्रॉप क्या था, यानी एक कूलम की इस जगह एनर्जी कितनी जाया हो गई, तो वो पता चला जनाब कि वो आ रही है 10 वोल्ट्स, 10 ब्रिक्स पर डंकी। और आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इसका जो है वो क्या है, 10 जूल्स पर कूलम या 10 वोल्ट्स। उसको क्या कहेंगे, 10 वोल्ट्स कहेंगे, 10 जूल्स पर कूलम या 10 वोल्ट्स कहेंगे उसको। तो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट एल है 50 वोल्ट्स, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट एम है 40। ये देखें, ये पोटेंशियल ऑफ द एल जो है ये है 50 ब्रिक्स पर डंकी या 50 जूल्स पर कूलम, वो 50 वोल्ट्स है। Potential of this point is 50 volts. Potential of this point is 40 volts, 40 bricks per donkey, 40 joules per coulomb. Potential drop in this resistance is 10 bricks per donkey या 10 joules per coulomb. तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। और करंट इन द वायर क्या है, 3 एम्पियर। करंट एंटरिंग द वायर 3 एम्पियर, करंट लीविंग द वायर 3 एम्पियर, करंट एट दिस पॉइंट 3 एम्पियर, करंट एट दिस पॉइंट 3 एम्पियर। तो ये है बेटा करंट और वोल्टेज का फर्क। वोल्टेज जो है वो एक कूलम के पास जो एनर्जी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको वोल्टेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, जब आप कहते हैं कि ये ड्राई सेल है, जब आप कहते हैं कि ये एक ड्राई सेल है और आप कहते हैं कि इसके पास 1.5 वोल्ट है, इस 1.5 वोल्ट का मतलब ये है कि हर 1 कूलम जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फ्लो देखें नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो 1.5 जूल्स पर कूलम होगा। हर कूलम 1.5 जूल्स का वर्क करेगा, ठीक है ना। उस कूलम के पास 1.5 जूल्स की एनर्जी होगी। इसी तरह से जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसमें क्या खूबी होती है, उसका मतलब ये होता है कि उसको जब आप किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं उस बैटरी को, हर 1 कूलम जो पूरे सर्किट का राउंड ट्रिप लेगा वो 12 जूल्स पर कूलम की एनर्जी खर्च करेगा। और वो जो ऊंचे ऊंचे खंबे होते हैं जिनमें 132,000 वोल्ट्स होते हैं, उसका जो कूलम है वो तो बड़ा एनर्जेटिक होगा। उसमें 1,32,000 जूल सिर्फ एक कूलम में होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो जो हाई टेंशन केबल होती है बड़े वाली, जो 132,000 वोल्ट्स लेके चलती है, उसके पास एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, यानी उसके एक एक कूलम के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। और आप कह सकते हैं कि ड्राई सेल से जो कूलम मिलता है वो कमजोर कूलम है, वो सिर्फ 1.5 जूल्स का वर्क कर सकता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था करंट और वोल्टेज का। ये किसका कॉन्सेप्ट था, करंट और वोल्टेज का। अच्छा बेटा, वोल्टेज के अंदर फिर बहुत सारी बातें आ जाती। वोल्टेज बड़ी बड़ी किस्मों की होती है, आए वो हम देख लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप, इंटरनल ड्रॉप और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो देखें वो क्या चीजें, ये देखें, अब गौर से सुनना है आपने। ये एक शहर था, छोटा सा शहर था, बहुत बड़ा शहर नहीं था, बल्कि ये शहर में आम लोग रहते ही नहीं थे। ये शहर एक सहरा में बनाया गया था और सिर्फ कार रेसिंग के दिनों में आबाद होता था। जिस तरह आपको पता है ना, आपको पता है कि आप मक्का जाएं तो मक्के के पास एक शहर है अजीजिया। अजीजिया सिर्फ हज के दिनों में आबाद होता है। उसके सारे होटल, वो हज के जो 8, 10, 15, 20 दिन होते हैं, सिर्फ उन दिनों में वो उनके होटल में लोग रहते हैं। बाकी साल, सारा साल वो खाली रहता है। अजीजिया बेसिकली बनाया ही हज के दिनों के लिए। तो फर्ज करें इसी तरीके से ये एक कमरा, ये एक शहर का एक शहर है, छोटा सा शहर है। और ये शहर, मकसद इसका ये है, वो जब कार रेसिंग होती है डेजर्ट में तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब फर्ज करें कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप, एक ही पेट्रोल पंप है। और उस पेट्रोल पंप से बड़ी खूबसूरत साफ सुथरी रोड आ रही है, ये बड़ी प्यारी रोड। और ये रोड बिल्कुल साफ सुथरी सी हालत में यूं आ जाती है इस तरह करके। और यहां से वो एक्चुअली रेस शुरू होती है उन कारों की। और ये डेजर्ट है, बहुत बड़ा, क्या है, एक डेजर्ट है। लेट्स से कि ये तकरीबन 60 किलोमीटर का एक डेजर्ट भी है, मडी एरिया भी है। मतलब इधर रोड नहीं है, मडी एरिया है, डेजर्ट है। और डेजर्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं, अब मुझे सर DESERT। ठीक लिखे हैं फिर इसका, तो मैंने
DESERT लिखा हुआ है आपने। क्या लिखना है? DESERT। चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बेटा बड़ा प्यारा ना इधर से खूबसूरत सी रोड यूं जाती है, साफ सुथरी सी रोड, और ये एक ही उस पेट्रोल पंप तक चली। ठीक है जी, फर्ज करें जी रेसिंग का जमाना आ गया और सारे दुनिया के लोग वहां आ गए। अच्छा, वो कार रेसिंग थी तो उनके पास जो रेसिंग के लिए कारें थी ना, वो फर्ज करें उनके पास टोटल जो कारें थी वो थी 1000 कारें। टोटल जो लोग रेस लेने के लिए आए तो 1000 कार्स थी उनके पास, 1000 कार्स थी। ठीक है जी। और बेटा इस पेट्रोल पंप के पास टोटल पेट्रोल था 40,000 लीटर। टोटल पेट्रोल इस पेट्रोल पंप के पास था ही 40,000 लीटर। उसने वो राशनिंग कर दी, हर कार को बराबर पेट्रोल तकसीम कर दिया। तो हर कार के हिस्से में कितना आया? 40,000 लीटर से पेट्रोल के, और 1000 कारें रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई थी। हर कार के पास सिर्फ 40 लीटर्स का पेट्रोल था। कितना था जी? 40 लीटर्स का पेट्रोल था। ठीक है जी। अब हुआ ये कि जब फर्ज करें कि इस तरह से है कि वो बड़ा हिसाब का पेट्रोल उन्होंने दिया। अब ये जनाब ये देखें, ये एक कार यहां से पेट्रोल भराकर निकली, यूं गई, इसमें से पूरा गुजर के वापस वो उसी जगह आ गई जहां से उसने स्टार्ट लिया था। अब ये टाउन का एग्जिट पॉइंट था, इसको आप T1 कह लें, और ये टाउन का एंटरिंग पॉइंट था, इसे आप T2 कह लें, या इन्हें टर्मिनल्स कह लें। क्या कह लें? टर्मिनल्स कह लें। तो हुआ ये कि उस गाड़ी ने 40 लीटर में से शहर के अंदर ही अंदर तकरीबन 2 लीटर तो उसके शहर के अंदर ही अंदर खर्च हो गया, और बाकी उसने 40 लीटर जो है वो यहाँ 38 लीटर बाहर खर्च किए। कितने लीटर उसने बाहर खर्च किए? 38 लीटर उसने टोटल बाहर खर्च कर दिए। ठीक है कि नहीं? और यूं सारी गाड़ियों के साथ ऑलमोस्ट ऑन एवरेज यही हुआ। ऑन एवरेज यही हुआ कि सारी गाड़ियां एवरेज आउट कर रही थी 38 लीटर्स। वो T1 से लेकर आउटसाइड द टाउन डेजर्ट के अंदर वो 38 लीटर्स खर्च करती हुई T2 तक एंटर हो रही थी, और शहर के अंदर T2 से लेके पेट्रोल भरवाने तक और दोबारा T1 तक आने में उनके 2 लीटर खर्च हुए थे। तो अब ये चीज देखें कि अगर हम 1 लीटर को 1 जूल ऑफ एनर्जी समझे, 1 जूल ऑफ एनर्जी समझे, 1 लीटर को 1 जूल ऑफ एनर्जी समझे, एक कार को 1 कूलम समझे, और इस पूरे टाउन को बैटरी समझे, और ये यहां से लेके ये पूरी जो चीज है, ये एक्सटर्नल सर्किट कहलाए। और खास तौर पे जो ये वाला एरिया है जो एक्चुअली एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जो एक्चुअली वो डेजर्ट वाला एरिया, मडी एरिया, डेजर्ट वाला एरिया, जहां गाड़ी का टिका के पेट्रोल खर्च हुआ, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करें और इसे लोड रेजिस्टेंस कहें। तो बेटा जो टोटल 1 कूलम को एनर्जी मिली थी वो कितनी मिली थी? 40 जूल्स पर कूलम। तो ये कहलाएगा ईएमएफ। ईएमएफ का वैसे लिटरल मीनिंग है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन आपको पता है कि ये फोर्स नहीं है। बाज दफा नाम काम से तल्लक नहीं रखता। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये टोटल वोल्टेज है। इलेक्ट्रिसिटी में ईएमएफ स्टैंड्स फॉर द टोटल वोल्टेज, total energy that 1 coulomb has as a result of some energy converting into electrical energy. Total energy converting into electrical energy. ठीक है कि नहीं? टोटल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जनाब कहलाता है, जनाब आपके पास क्या आ जाता है? टोटल ईएमएफ। और बेटा ये जो 2 लीटर थे जो शहर के अंदर जाया हुए थे, हर कार से जो 2 लीटर शहर के अंदर जाया हुए थे, इन्हें कहेंगे 2 वोल्ट्स या 2
इंटरनल ड्रॉप, जो बैटरी के अंदर ही 1 कूलम से जाया हो जाए, इसे कहेंगे इंटरनल ड्रॉप या लॉस्ट वोल्ट्स। आप इन्हें लिखे नहीं, ये सब आपको आज नोट्स मिल जाएंगे। इस तरह कल आपको खूबसूरत नोट्स मिले थे ना, भेजे थे मैंने साथ वीडियो के, तो इसके नोट्स भी भेज दूंगा। तो इंटरनल ड्रॉप ये हो गया। और बेटा जो 38 वोल्ट्स थे, 38 लीटर थे, मैंने कहा था कि यहां से जनाब के, मैं दोबारा इसको नीट बना देता हूँ, काफी गंदी होगी डायग्राम। ये वो पेट्रोल पंप था, सॉरी टाउन था, इस टाउन के अंदर वो पेट्रोल पंप था, और ये उसके टर्मिनल्स थे जहां से वो शहर के अंदर आप एंटर होते थे, और ये शहर के अंदर यूं बाहर निकलते थे यूं करके। और ये आप समझे वो डेजर्ट का एरिया है, वो मड्डी एरिया है जहां पर गाड़ियों की रेस शुरू होती, और असल पेट्रोल तो उनका खर्च ही वहां होता है। ठीक है कि नहीं है? ये जो है ये बाउंड्री है शहर की, या सेल की बाउंड्री है। और ये जो उसके अंदर पेट्रोल पंप है, ये समझें कि उसका वो एनर्जी सोर्स, ये जो ब्लैक में है ये आप समझे कि उसका एनर्जी सोर्स। ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये चीज देखो, मैंने क्या बताया कि इसमें टोटल जो पेट्रोल था वो 40,000 लीटर था, या 40,000 जूल्स। हर कार को अगर आप 1 कूलम समझते हैं तो 1000 कूलम थे टोटल। तो 1 कूलम के हिस्से में एनर्जी कितनी आई? 40 जूल्स पर कूलम, 40 वोल्ट्स। इसको आप ईएमएफ कहते हैं टोटल। तो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? ईएमएफ की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूं, मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं। ईएमएफ मैंने ये नोट्स में लिखा है कि ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर नोट्स में ये बात भी लिखी है कि ऑल दो दैट द नेम सजेस्ट्स दैट इट माइट बी अ फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स। ये नोट्स में लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली अ वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज भी कौन सी? इट इज अ टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कौन सी? वो है टोटल वोल्टेज दैट वन कूल टोटल एनर्जी दैट वन कूलम हैज एज अ रिजल्ट ऑफ सम एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप ये चीज देखें कि इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सेल और बैटरी over total charge that cell can deliver, the cell will deliver, और बैटरी जो भी है वो डिलीवर करेगी। ये टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सेल और बैटरी, और टोटल चार्ज दैट सेल विल डिलीवर और बैटरी विल डिलीवर। अब आप ये चीज देखो कि उसके बाद आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ईएमएफ बराबर किसके? टोटल एनर्जी कन्वर्टिंग, टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज converting from any other form to electrical energy। ये भी ईएमएफ की एनर्जी। बास टीचर इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखवाते हैं कि इट्स द टोटल एनर्जी दैट वन कूलम डेसिपेट्स एज इट मेक्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द सर्किट। यानी पूरे सर्किट में जब 1 कूलम ने चक्कर लगा ली, जिस तरह मैंने कहा था कि गाड़ी पॉइंट ए से चली और पूरे सर्किट से घूम कर पॉइंट ए पे वापस आई, तो बेटा उसके साथ क्या सीन था कि उसने शहर के अंदर यानी बैटरी के अंदर 2 लीटर पर कार, या आप कह लें 2 कूलम पर, 2 जूल्स पर कूलम जाया किए, वो कहलाएगा इंटरनल ड्रॉप, वो कहलाएगा इंटरनल। और जो ये पॉइंट टर्मिनल्स कहलाते हैं बैटरी के, ये जो T1 और T2 हैं, ये टर्मिनल्स हैं। तो इससे बाहर आउटसाइड द बैटरी, जिसको एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं, उसमें उसने 38 लीटर पर कार जो जाया हुए, या 38 जूल्स पर कूलम, या 38 वोल्ट्स, इन्हें कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो वोल्टेज जो बैटरी ने अपने आउटसाइड दी, यानी 1 कूलम बाहर जाया करके आया,
इस तरह से फिर ईएमएफ की डेफिनेशन यूं भी बनेगी, ईएमएफ सर इज एक इक्वल मिनट टू। सर ये अगली डेफिनेशन लिखने से पहले, हाँ मुझे सही तरीके से समझ नहीं आ रहा। आप ऊपर यानी कि वो जो है ना, यानी आपने जो डायग्राम बनाया उसके से बता सकते हैं क्या चीज ईएमएफ है, क्या चीज ये है, क्या चीज वो है, वो तरीके से दोबारा बता सकते हैं? जी मैं बता देता हूँ, मैं नई डायग्राम बना के साफ सुथरी बता। अब देखें आप ना, आप वो शहर को समझें बैटरी, शहर को समझें क्या जी, बैटरी। ये जो मैंने बैटरी। शहर बनाया है ना, हाँ, ये समझें कि बैटरी है ये एक शहर, ठीक है कि नहीं, ये बैटरी समझ लें। इसके अंदर जो मैंने पेट्रोल पंप बनाया है एक बड़ा सा, उसको आप एनर्जी सोर्स ऑफ द बैटरी समझें कि बैटरी में एनर्जी कहाँ है, वो है। फिर जो मैंने कहा था कि इसमें टोटल 40,000 लीटर पेट्रोल था, उसे आप टोटल टोटल एनर्जी जो मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी उस बैटरी के पास कुल एनर्जी ही 40,000 जूल्स थी, इसके अलावा थी ही नहीं। जिस तरह फर्ज करो कि तुम्हारे अब्बू जो हैं घर में, फर्ज करो उनकी इनकम है, लेट अस सपोज 5 लाख, अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह इससे भी ज्यादा करे, लेट से उनके पास 5 लाख एक माह में उनकी इनकम हुई, तो 5 लाख, अब क्या होगा, 5 लाख इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट योर फादर हैज। उसको 40,000 जूल्स का मतलब क्या है, अब आपके घर में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो उन 40,000 के अंदर होंगे, वो उन सॉरी उन 5 लाख के अंदर होंगे जो आपके अबू के पास पैसे हैं। इसी तरह से पेट्रोल पंप में है ही 40,000 लीटर, तो अब जितना भी पेट्रोल खर्च होगा 40,000 से ज्यादा तो नहीं होगा। इस तरह अगर फर्ज करें उस बैटरी में कुल एनर्जी 40,000 जूल्स है, और फर्ज करें कि उस बैटरी के एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल तक आउटसाइड द सर्किट उसने टोटल जो एनर्जी वो चार्ज फराहम किया है, वो टोटल उसने 1,000 कारें थी हमने कहा, तो वो 1,000 कारें जो हैं वो इंटरप्रेट हो गई 1,000 कूलम्स, यानी इसका मतलब उसके पास कुल 1,000 कूलम्स थे, इसके अलावा उसके पास कुछ था ही नहीं। ठीक है कि नहीं, 1,000 कूलम, यानी उसके बाद बैटरी बंद हो जाएगी, सेल एक उसके कार पास एक चार्ज है, एक कार एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉन के तौर पे हम समझ रहे हैं, एक चार्ज। नहीं, एक कार एक कूलम को रिप्रेजेंट कर, एक कार ओके। जो है वो एक कूलम को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। ओके सर, उसके बाद फिर ये अब कौन देखिए सी? 40,000 लीटर को जब आप 1,000 कारों पर तकसीम कर देंगे, या 40,000 जूल्स को आप 1,000 कूलम्स पे तकसीम कर देंगे, तो ये 40 लीटर पर कार या 40 जूल्स पर कार कूलम बन जाएगा। ये 40 वोल्ट्स, ये है जी ईएमएफ। टोटल पेट्रोल दैट वन कार हैज, जितना पूरा सफर करने में उसमें जो कुल पेट्रोल उसने खर्च किया ना एक कार ने, वो उसका ईएमएफ है। और यहां पर भी ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है जनाब टोटल एनर्जी दैट वन कूलम हैज। मुझे बताओ यहां तक ठीक है? हेलो, यस सर। अच्छा, जो ईएमएफ की टोटल। डेफिनेशन क्या बनी, इधर देखो, ईएमएफ की डेफिनेशन, इस दायरे को नोट करो जिसको मैंने अभी ब्लैक कर दूंगा, ये वाला जो है, ईएमएफ की डेफिनेशन क्या बनी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी, ये है जी ईएमएफ। ठीक है, ओके सर, और अब इसमें आप जो फर्ज, 38 ये 38 जो आपने बोला था, यानी कि जब यहाँ जब यानी वो शहर से बाहर निकल रहा होगा तो 2 लीटर का जो है वो जो है कोई 2 लीटर जो है एक गाड़ी जो है वो लाइक लूज करेगी टू अच्छा लीटर सुनो सुनो, अच्छा सुनो सुनो, ये शहर का गेट है टर्मिनल 1, और ये शहर का दूसरा गेट है टर्मिनल 2, ठीक है ना। तो हर कार ने ऑन एवरेज हर कार ने शहर के अंदर उससे 2 लीटर पेट्रोल तो उसने शहर के अंदर खर्च कर दी। इसको तुम कहोगे 2 जूल्स पर कूलम या 2 वोल्ट्स। बैटरी के अंदर जो एक कूलम से एनर्जी जाया हो जाती है ना, उसे कहते हैं इंटरनल ड्रॉप। उसे क्या कहते हैं, इंटरनल ड्रॉप, या उसी को कहते हैं लॉस्ट वोल्ट्स, उसी को कहते हैं लॉस्ट वोल्ट्स, उसी को क्या कहते हैं, लॉस्ट वोल्ट्स या इंटरनल ड्रॉप। और जो हर कार ने शहर के बाहर जो पेट्रोल फूंका ऑन एवरेज, वो था 38 लीटर्स, 38 लीटर्स पर कार, जिसको आप कहेंगे 38 जूल्स पर कार कूलम या 38 वोल्ट्स। इसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो वोल्टेज, वो एनर्जी जो एक कूलम ने बैटरी के बाहर खर्च की,
उसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है कि नहीं? और ईएमएफ के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो कैपिटल ई इस्तेमाल होता है। एक बात याद रखें, आपके सिलेबस में कैपिटल ई का सिंबल 4-5 चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने फिर ध्यान रखना है कि आपसे गलती ना हो और आपको पता हो कि क्या हो रहा है। तो ये चीज बन जाती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है जी इंटरनल ड्रॉप। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा बाद में आईआर को थोड़ा। ये इस टॉपिक की तरफ हम दोबारा भी आएंगे। टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा बैटरी में चूंकि एनर्जी जाया हो रही है, तो बैटरी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। बैटरी की बेटा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, जिसको हम हमेशा छोटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस, ज़ाहिर बैटरी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनकी भी तो एनर्जी जाया हो रही है। तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी जाया हो रही है उसको बेटा कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी के अंदर। और जो ये बाहर वाली रेजिस्टेंस जो बाहर सर्किट में कनेक्ट हुई, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं अमूमन, और इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड रेजिस्टेंस। यार अब आप मुझे बताएं कि आपको ये चीज समझ आ गई है कि नहीं? हेलो जी जोहेब। जी यस समझ सर। समझ गया हाँ हाँ, सर, समझ गया हूँ मैं तो। बाकी सब लोग भी समझ गए हैं कि नहीं बेटा? सर एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट में क्या फर्क है? बेटा देखो, जो बैटरी होती है ना, ये देखो फर्ज करो ये तुमने बैटरी खरीद के तुम लाई हो ये बाजार से, ठीक है कि नहीं? इसके अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तुमने फर्ज करो इसको अपने किसी चीज से कनेक्ट कर दिया, फर्ज करो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी पर एडवर्टाइज 12 वोल्ट होता है, लेकिन ऐसे एक्चुअली 12 वोल्ट से हमेशा ज्यादा ही होती है। अब उसकी फर्ज करो कि यहाँ से ये एक तार आपके उस कंप्यूटर में कनेक्ट हो रही है, और जाहिर है वहीं से एक दूसरी तार इधर कनेक्ट हो रही है, और ये दोनों तारें आपस में यूं टच नहीं कर रही, यानी मतलब एक मिनट है, ये इस तरह से ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गई। आपको पता है अंदर वो वायर पूरे कंप्यूटर में घूम के वापस आ रही, ठीक है कि नहीं? फर्ज करें आपको पता है कि यहाँ से नेगेटिव आयंस इस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस इस तरफ से मूव कर रहे हैं। इस सारी कोशिश के दौरान आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं इसके अंदर। जाहिर है जब सोल्यूशन के अंदर आयंस मूव करते हैं तो बेटा उनकी एनर्जी तो जाया होती है। ऐसा तो नहीं है, आपको पता है कोई भी आप उठकर अपने कमरे से उठ के पानी पीने भी बाहर निकलेंगी तो आपकी एनर्जी जाया होगी, ठीक है कि नहीं? एक हरकत जो हम करते हैं तो हमारी एनर्जी जाया होती है। अब आप ये चीज देखें, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें कि यहाँ पर हम किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें हम ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट यहां से -1 कूलम यहाँ चला, यहाँ, और फिर वो पूरा पाथ उसमें से उसने सफर किया, ये वाला जो रेड पाथ नहीं, ये वाला सारा रेड पाथ से यूं सफर करके यूं वो 1 कूलम यहाँ आया, और यहाँ पर उसने उस 1 कूलम ने यूं ये पाथ सफर किया। अब आप नोट करें कि जो उसका ब्लू वाला जर्नी है वो उस बैटरी के अंदर है, और उसका रेड वाला जर्नी जो है वो बैटरी के बाहर है, ठीक है कि नहीं? और फर्ज करें कि इस ब्लू वाले जर्नी में उसकी एनर्जी जाया होती है 1.5 जूल्स पर कूलम, और फर्ज करें कि उसके रेड वाले जर्नी में उसकी उसकी एनर्जी जाया हुई 11 जूल्स, 11 जूल्स। यानी तो उसका मतलब बेटा ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 11 वोल्ट, वो वोल्टेज जो बैटरी के बाहर एक कूलम ने जाया की। मगर उसी कूलम ने बैटरी के अंदर भी कुछ एनर्जी जाया की, वो 1.5 वोल्ट है, वो लॉस्ट वोल्ट्स, ठीक है कि नहीं? और टोटल बेटा वो 11 पर 12.5 थी। ये बेटा ईएमएफ है। इसकी मिसाल ऐसे रख लें कि आपके अब्बू जो थे ना वो घर में बैठे हुए थे, आपका घर जो है ना उसको आप एक बैटरी समझ लें, ठीक है कि नहीं है? आपके अब्बू की जेब में थे फर्ज करें 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए को रुपीस थे उनके पास टोटल पर पर्सन, यानी वो अकेले थे, उनको एक कूलम चार्ज की अगर हम मिसाल दें तो ये ईएमएफ। वो बाहर से सौदा खरीदने के लिए घर से निकलने ही लगे, आप उनकी टांगों से लिपट गई। से आप फर्ज करें छोटी बच्ची हैं, अभी 5-6 साल की हैं, आपने कहा वो मुझे पॉकेट मनी दे, उन्होंने घर के अंदर ही आपको 100 रुपए दे दिए।
तो ये अब पर ये निकल गया उनकी जेब से, तो ये कहलाएगा इंटरनल ड्रॉप। और फिर बाजार में गए वो और 1900 रुपए की चीजें खरीद के ले आए और घर खाली हाथ वापस आ गए। तो बेटा ये जो 100 रुपीज है ना, ये कहलाएगा लॉस्ट वोल्ट, ये कहलाएगा इंटरनल ड्रॉप, और 1900 रुपए कहलाएंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टोटल पैसे कहलाएंगे ईएमएफ। और ये सारा कुछ 1 कूलम के परस्पेक्टिव से हो रहा है। इसके परस्पेक्टिव से हो रहा है 1 कूलम। हाँ, मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं, अब समझ आ गई कि नहीं? हेलो यस सर। बेटा, किसी को कोई इसमें डाउट है तो मुझे बता दें। टॉपिक का नाम सुने, ऊपर क्या लिखा हुआ है? बेसिक डेफिनेशंस। और रफ में, यानी इसका मतलब मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ, वो मैं अभी आज शाम तक आपको सेंड कर दूं। जी बेटा, कोई मसला तो नहीं? हेलो हेलो। नहीं सर। नो नो सर। सर। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और अगली जो बात हमने करनी है वो है टॉपिक जो थे मैंने आज लिखे थे शुरू में, वो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से थे। अच्छा, डेफिनेशंस हैं, इनकी वजाहतें। पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है, एक कूलम ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाया कर। ईएमएफ टोटल एनर्जी जो 1 कूलम के पास है। उसके बाद इंटरनल ड्रॉप भी हमने जिक्र कर दिया, और फिर हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी जिक्र कर दिया। अब आ जाता है जी ओहम्स लॉ। मेरा दावा है कि आप लोगों ने ओहम्स लॉ सही तरह से नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों को ओहम्स लॉ सही तरह से नहीं आता होगा। मैं अभी आज आपके सामने से एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर आपको पता चलेगा ओहम्स लॉ है क्या सर। और ओहम्स लॉ में आपको आपके सामने 3-4 तरीकों से उसकी एक्सप्लेनेशन। ओहम्स लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे बता सकते हैं? आपके ओहम्स लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, आपने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, पढ़ा हुआ है ना आपने? हेलो बेटा, ओ लेवल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हेलो यस बेटा, सर। ठीक पढ़ा था? सर पढ़ा था। पढ़ा था। ये यही वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ही था ना? ऐसा ही था? यस सर। यस सर। आए आज इसकी एक्सप्लेनेशन सुने। अच्छा देखें, ये है जी नंबर ऑफ कूलम्स पर सेकंड, ये है नंबर्स ऑफ कूलम्स पर सेकंड। और बेटा ये क्या है? ये है जनाब एनर्जी पर कूलम। ये क्या है? एनर्जी पर कूलम या वर्क डन पर कूलम। ये जहन में रखिएगा, ये नंबर ऑफ कूलम्स है और ये एनर्जी पर कूलम। और आर जो है वो आपको पता है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जूल्स पर कूलम पर सेकंड, ये बताया था आपको मैंने कि आर जो है वो नंबर ऑफ जूल्स पर कूलम पर सेकंड। अब जरा इसको सारों को जरा गौर से सुनिएगा, ये बात आपको जो मैं बताने लगा हूं आपने इस तरह नहीं सुनी होगी कभी। अच्छा मुझे बताएं, आगे आपकी क्लास तो नहीं है 11 बजे किसी की? है सर। किसकी है? मेरी। चलो फिर आप उस वक्त छोड़ देना, लेकिन हम आगे थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना और आप टाइम नोट कर लेना कि 40 मिनट के बाद की रिकॉर्डिंग मैंने देखनी। ओके अच्छा सर। जी, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको गौर से सुनना है सब लोगों ने। और मिसाल मैं देता हूँ, जुहेब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? या ये जुहेब है और तो ये है जी या। लड़कों में लड़कियों में बेस्ट फ्रेंड? हाँ लड़कों में बेस्ट फ्रेंड या लड़कियों में बेस्ट फ्रेंड? बेटा, अल्लाह जी बेटा, ठीक है बस या और दो, एक और कौन, कोई और भी दोस्त बता दो, एक और दोस्त बता। सर काम करें, टाइम से वेस्ट ना करने की वजह से ईशा ही नाम लिख दें, वैसे भी वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा, एक दिन जुहेब दे इस रही हूँ। बाजार से गुजरा, जुहेब इस बाजार से गुजरा और जुहेब ने यहां से 100 रुपए की चाट खाई। और इस बाजार से गुजरने में जुहेब के 100 रुपए खर्च हो गए। जुहेब ने आदत बना ली, जब भी इधर जाता तो 100 रुपए की चाट खाता था। एक दिन याहिया जुहेब के साथ जा रहा था। अच्छा, याहिया जब अकेला जाता था ना, तो वो भी यहाँ से 100 रुपए के ना खास किस्म के लड्डू मिलते थे, वो खाता था। तो जब जुहेब अकेला गुजरता था उसके 100 रुपए खर्च होते थे, जब याहिया यहाँ से अकेला गुजरता था तो उसके भी 100 रुपए खर्च होते। ईशा को यहाँ पर आगे एक जगह जूस था, वो बड़ा पसंद था, वो 100 रुपए का यहाँ से जूस पिया करती जब भी यहाँ से गुजरती थी। तो दो तीनों की इस बाजार से अकेले गुजरने की कॉस्ट 100 रुपया थी।
एक दिन ज़ुहैब और याह्या इकट्ठे जा रहे थे। तो ज़ुहैब और याह्या जब इकट्ठे गए तो याह्या ने ज़ुहैब ने खुद भी 100 रुपए की चाट खाई और 100 रुपए की याह्या को भी खिलाई। आगे गए तो वहां पर कोई खास किस्म के गुलाब जामुन थे, बड़े हैवी, महंगे से हैवी ड्यूटी। तो याह्या ने 100 रुपए का गुलाब जामुन खुद भी खाया और ज़ुहैब को भी खिलाया। और जब दोनों निकले बाहर तो दोनों ने कहा यार हम दोनों की कॉस्ट डबल हो गई, यानी ज़ुहैब के पल्ले से भी 200 रुपए खर्च हुए और याह्या के पल्ले से भी 200 रुपए खर्च हुए। तीसरे दिन जब वो जा रहे थे तो ईशा भी साथ थी। तो ज़ुहैब ने 100 रुपए की चाट खुद खाई, 100 रुपए की याह्या को खिलाई और 100 रुपए की ईशा के लिए को मंगवाई। आगे गए तो याह्या ने 100 रुपए का गुलाब जामुन खुद खाया, 100 रुपए का क्या कहते हैं ज़ुहैब को खिलाया और 100 रुपए का ईशा के लिए मंगवाया। आगे गए तो ज़ाहिर कर्टसी थी, ये ईशा ने भी 100 रुपए का जूस खुद भी पिया, ज़ुहैब के लिए भी ऑर्डर किया और याह्या के लिए भी ऑर्डर किया। अब तीनों जब यहाँ से निकले तो वो सोच रहे थे कि इकट्ठा जाने में हम तीनों की कॉस्ट ट्रिपल हो गई, उसकी भी कॉस्ट होगी, उसकी भी कॉस्ट। ये समझ आ गई बात आपको? ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? हेलो? हाँ सर ठीक है, यस सर। ये हमने अब इसी को एक और मिसाल ले लें। ये एक गली है और इस गली में ड्रम पड़े हुए हैं। हमने ज़ुहैब की आंखों पे पट्टी बांध दी और ज़ुहैब से कहा कि अगर तुम किसी एक ड्रम से टकराए तो तुमसे हम 100 रुपया ले लेंगे। तो ज़ुहैब बेचारा यूं गया, उसकी एक टक्कर हुई और हमने उससे 100 रुपया ले लिया। हमने यही तजर्बा याह्या के साथ भी किया। हमने याह्या को भी यही कहा, उसकी आंखों पे भी पट्टी बांधी, वो भी गुजरा, उस बेचारे की भी एक ही टक्कर हुई, 100 रुपया उससे भी हमने ले लिया। और ईशा का भी यही है कि उसने भी, वो गुजरी यहाँ से आंखों पे पट्टी बांध के, तो 100 रुपया ही उसके साथ, उससे भी निकल गया जेब से। एक ऑन एवरेज वो एक टक्कर लगा होती थी उनकी किसी एक ड्रम से। अगली दफा हमने क्या किया कि हमने याह्या को और ज़ुहैब को दोनों की आंखों पे पट्टी बांध दी और हमने कहा कि तुम यहां से गुजरोगे, जितनी तुम्हारी टकरें होंगी 100 रुपया लेंगे, आपस में भी टकराए तो भी 100 रुपया लेंगे। बेटा याह्या की अलग 2 टकरें हुई और ज़ुहैब की अलग 2 टकरें हुई। याह्या के से 200 रुपए निकले और ज़ुहैब से अलग 200 रुपए निकले। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो? ठीक है, अब आगे सुने। सर जी फर्ज सर। करें ये गली है, ये गली है, इसमें से फर्ज करें आप वैसे वॉक करते हुए सुबह निकल गए, ठीक है, तो आपको कोई खास थकावट नहीं हुई। एक दिन आप 2 बजे इधर आए तो यहाँ बेशुमार लोग जा रहे थे, आपको उनके बीच में से गुजरना पड़ा, उन लोगों के धक्के आपको पड़े और आप ठीक ठाक थक गए। ये बात जरा अपने जहन में रखें, इकट्ठे जाने में नुकसान है। इसका मतलब ये है कि ये फर्ज करें अगर एक रेजिस्टेंस है, ये 160 ओम की रेजिस्टेंस, एक कूलम इसमें से 1 सेकंड में गुजरा, उससे 160 जूल्स खर्च हो गए, चला गया बेचारा वो। और अगली दफा इससे 2 कूलम्स साथ आ रहे थे। बेटा जब 2 कूलम साथ आ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डबल हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डबल हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग डबल हो गई। हुआ ये कि पहले एक इलेक्ट्रॉन के, अगर इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन के n कोलाइंस होते थे, अब 2 कूलम्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअली 2n कोलाइंस हुए। नतीजतन हर कूलम ने अलग अलग, हर कूलम के पल्ले से 160 प्लस 160 खर्च हुआ और वो दूसरा कूलम था वो भी उसके भी 160 प्लस 160 जूल उसके खर्च हुए। तो पता चला कि इकट्ठे जाने में नुकसान है। तो ये ओम्स लॉ ये कहता है कि जब होता ये है कि ये रेजिस्टेंस आर है और ये आर जूल्स ये कूलम पर वाली बात है, कूलम दोबारा पर बता सकते सेकंड हैं? खर्च होते हैं। जी हेलो? सर आप बता सकते हैं कूलम 1 गया और 2 गया, ये वाली बात दोबारा बता देंगे 1 मिनट के लिए, बस ये रिपीट कर दें। बेटा देखो, जब तुम फर्ज करो तुम एक गली से गुजर रहे हो, तुम आराम से नहीं गुजर जाओगे, वो वो तंग सी समझ गली गया है। कि यानी जब मैं गया और अगर मेरे साथ एक और बंदा गया तो हम दोनों को डबल देना पड़ेगा, तो इससे यानी कि 4 टाइम्स हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स वाली जो बात है ये वाली दोबारा ये चार्ज के पॉइंट इलेक्ट्रॉन में भी ये है बेटा कि फर्ज करें कि जब एक कूलम गुजर रहा था तो लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे थे, एंड लेट्स से दैट ईच इलेक्ट्रॉन ऑन एवरेज सफर्ड अ n कोलाइंस। लेकिन जब 2 कूलम्स जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो गए तो
हर इलेक्ट्रॉन के 2n कोलिजन्स हुए। उसने कहा यार अकेले जाने में आसानी थी, इनके साथ गया हूं तो फंसा हूं सही। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन्स, और इसके जरिए फिर ये 160 प्लस 160 प्लस 160 क्या, यानी हर एक एक इलेक्ट्रॉन के दो दो कोलिजन्स हुए हैं, तो इन टोटल हाँ नंबर मतलब 4 टाइम्स ज्यादा है। अगर फर्ज करो इसकी रेजिस्टेंस 160 ओम है, इसमें से 1 कूलम पर सेकेंड जब गुजरता है तो 160 जूल्स की एनर्जी उस कूलम की खर्च हो जाती है। ये बात समझ में आ गई यहां तक? और फिर जब पर कूलम की एनर्जी यानी जाया होती है। जी जाया होती है बिल्कुल। अच्छा, हीट में हर कन्वर्ट हो जाती एक कूलम जब, अच्छा देखो अब फर्ज करें यहां से 2 कूलम्स पर सेकेंड आ रहे हैं और 160 ओम, तो ये जो 2 कूलम थे ना, ये एक कूलम था, ये एक कूलम था, इस अलहदा की इसकी 160 इंटू 2 एनर्जी जाया हुई और इसकी अलहदा 160 इंटू 2 जाया हुई। ओके सर। हेलो, ओके तो सर, तो यार यानी ये क्या है? दो ये कूलम्स आ रहे करंट हैं। है और अच्छा यही अच्छा, करंट है और ये रेजिस्टेंस है और ये एक कूलम की एनर्जी है, तो ये वोल्टेज। आई होप अब आपको ओम्स लॉ समझ। मैं समझ गया। यानी अज़ान अल्फाज में, यानी कि जब वन कूलम का चार्ज जा रहा होगा तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक बार के लिए या एन उसके नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा। लेकिन अगर जब 2 कूलम का चार्ज जा रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स कलीट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है दोनों 2 बार करेंगे, तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स 4 हो जाएंगे। तो इस वजह से द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो टोटल लॉस्ट होगी वो भी तो 4 टाइम्स हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन एक कूल इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से तो डबल ही होगी ना। वोल्टेज एक कूलम की एनर्जी होती है बेटा, वोल्ट वैसे एनर्जी ज्यादा जाया हो रही है लेकिन एक कूलम के लिए डबल होगी। ओके, एक जिस कूलम के तरह लिए तुम फर्ज करो रूल बनाओ, फर्ज करो तुम कहते हो मैं अकेला जाता था मेरे 100 रुपए खर्च होते थे, और अगर मैं अपने एन दोस्तों के साथ गया तो मेरे से एन इंटू 100 खर्च होंगे। अब यहाँ जो एन दोस्त है तुम्हारे, तुम और एन दोस्त, वो 100 यहाँ आ गया, 100 रेजिस्टेंस बन गई, तुम्हारे एन दोस्त करंट बन गया, और ये सारे पैसे तो तुम्हारी जेब से गए हैं ना, इसलिए ये एनर्जी ऑफ 1 कूलम। इसका मतलब है नंबर ऑफ कूलम्स जब इकट्ठे ज्यादा मूव करते हैं रेजिस्टेंस आर में से, तो हर कूलम का बैंड बच जाता है, हर कूलम की ज्यादा एनर्जी जाया हो जाती है। हेलो, जी जी सर, क्योंकि दोनों का आपने बताया कि हर किसी का ज्यादा हो जाता है ना। अगर बेटा आपको ये बात समझ में आई है तो मैं दावे से कह सकता हूं बेटा कि जो चीज आपको समझ आई है शहर में बहुत कम बच्चों को आई होगी। पर मुझे भी अभी तक सही वजह से मेरी बात सुनी। अगर आपने कोलिजन्स बेस पर इस पर्सपेक्टिव को समझ लिया है तो पाकिस्तान में शायद 100 बच्चे होंगे जो इस लेवल पर समझे, अगर आपने ये समझ लिया सही तो। सर मैं सही नहीं समझ पाया अभी तक, लेकिन आप एक बार और एक सेकंड, ये n इंटू 100 वाला जो आप करा रहे थे ना, वो दरअसल मुझे अचानक वो एक टेक्स्ट आ गया इमीडिएटली, तो वो इस वजह से मैं सही तरीके से गौर से सुन नहीं पाया। तो आप दोबारा बता सकते हैं? रियली सॉरी सर। देखो ये बाजार है ना तुम अगर एक कूलम हो, तुम इस बाजार में से जब गुजरते थे तो 100 रुपए तुम्हारे खर्च हो जाते थे, इसको आप आर कह लें। ये समझ आ गई? हेलो, यस सर, हाँ वो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे एन दोस्त होंगे, सबकी वजह से तुम्हारे 100 एन खर्च होंगे। ऐसा है कि नहीं? मेरे अपने तो ज़ाहिर है तुम 100 सबको चाट खिलाओगे, हाँ, तो टोटल उन सबको मिला के मुझे 100 एन करना पड़ेगा। और ये जो कि तुम एक अकेले बंदे के 100 एन खर्च हुए, तो यही वोल्टेज है। और ये बराबर किसके है? नंबर ऑफ फ्रेंड्स करंट हो गया, नंबर ऑफ कूलम्स पर सेकंड जो इकट्ठे जा रहे हैं, और जो एक तुम्हारी कॉस्ट बनती है जो पहले 100, वो आर बन गई है। ओके, तो इस तरह से हमारी वोल्टेज निकलती है। यानी कूलम्स लॉ में आप देखें कि यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कूलम्स पर सेकेंड, ठीक है कि नहीं? नंबर ऑफ कूलम्स पर सेकेंड, और ये क्या है? जूल्स पर कूलम, एक कूलम की खर्च हुई। यानी जब बहुत सारे नंबर ऑफ कूलम्स गए तो हर कूलम को बहुत सख्त नुकसान पहुंचा। आय का ज्यादा होना हर 1 कूलम के लिए बोझ था। ठीक है? यस सर। तो बेटा ये ओम्स लॉ की एक एक्सप्लेनेशन थी, आसान से, मतलब अगर कहें तो टेक्निकली ये एक सुपीरियर लेवल की डेफिनेशन थी, अगर आपको ये समझ आई है तो।
ये एक एक्सप्लेनेशन थी। दूसरी एक्सप्लेनेशन पूछें क्या है? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखें, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ ये कहता है कि ये देखें, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल। ये आप यहां पर -1 कूलम को छोड़ दें, -1 कूलम को यहां पर क्या करें, छोड़ दें बेटा। अब -1 कूलम को नेगेटिव टर्मिनल पे छोड़ दें तो पॉजिटिव टर्मिनल उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। -1 कूलम को आप छोड़ दें तो पॉजिटिव टर्मिनल उसे अट्रैक्ट करेगा। फर्ज करें ये -1 कूलम जब यहां आया, इसके पास थे 120 जूल्स। अगर इसके पास 120 जूल्स थे तो ये 120 जूल्स पर कूलम है और ये 120 वोल्ट्स। ठीक है, इसके अलावा एक और सूरत हाल देखें, ये देखें जरा, ये कोई और टर्मिनल है और ये कोई और टर्मिनल है। यहां पर आपने -1 कूलम को छोड़ा तो जब वो यहां पहुंचा तो उसके पास 200 जूल्स पर कूलम थे, तो 200 वोल्ट्स थे। इसका मतलब है निचले सेटअप की वोल्टेज ज्यादा है, ऊपर वाले सेटअप की वोल्टेज क्या है, कम है। नीचे वाले सेटअप की वोल्टेज ज्यादा है, ऊपर वाले सेटअप की वोल्टेज क्या है बेटा, कम है। बेटा नीचे वाले सेटअप की वोल्टेज ज्यादा है, ऊपर वाले सेटअप की वोल्टेज कम है। तो ये कैसे हुआ होगा, ये वजह क्या है? ऊपर वाले सेटअप में पॉजिटिव टर्मिनल ने -1 कूलम को इतने जोर से नहीं खींचा होगा जितना नीचे वाले सेटअप में खींचा होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब इसमें नीचे वाले सेटअप में यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो और यहां बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। यानी इसका मतलब है कि जब टर्मिनल्स पे बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव टर्मिनल के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो तब -1 कूलम बड़ा एग्रेसिवली मूव करेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप कर लेगा। तो वोल्टेज का हाई होना इस बात की निशानी है कि दोनों टर्मिनल्स पे चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है। और अब अगर आप उसको जोड़ेंगे, यहां से एक तार यूं जोड़ेंगे, अगर यहाँ बहुत एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ बहुत एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां से एक ह्यूज करंट फ्लो करेगा। पता चला कि वोल्टेज का ज्यादा होना, पता चला कि वोल्टेज का ज्यादा होना चार्ज के ज्यादा होने की निशानी है, और अगर चार्ज ज्यादा है तो फिर करंट ज्यादा है, और इस तरह है तो वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है, गोया के वोल्टेज IR। ये बेटा इसकी एक एक्सप्लेनेशन, ये इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा सर, जी हम इसमें यानी आपने बताया कि यानी अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा होगा तो आपने यानी कि जो सेकंड जो आपने नीचे वाला डायग्राम बनाया है उसमें क्या हम यही सपोज करें कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज में उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है या बहुत कम नेगेटिव चार्ज है? बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इसीलिए तो वोल्टेज हाई हुई, अच्छा, इसीलिए तो वोल्टेज हाई हुई। बहुत ज्यादा चार्ज है इस वजह से वोल्टेज हाई होगी और चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, तो इस वजह से चार्ज ज्यादा होने की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट जो है V इक्वल्स टू IR। तीसरी एक्सप्लेनेशन देखें ओहम्स लॉ की। बेटा तीसरी एक्सप्लेनेशन देखें ओहम्स लॉ की। ये देखें, ये सोचने के अंदाज होते हैं इस तरह। आप मुझे एक बात बताएं, आपने जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पढ़ा था, याद है आपको कि नहीं? इस तरह करते थे, जब आप कहेंगे दो प्लेटें ये वोल्टेज है, तो आपको पता है ये ऊपर वाली प्लेट क्या होती थी, पॉजिटिवली चार्ज, और नीचे वाली प्लेट क्या थी, नेगेटिवली चार्ज। और आपको पता है कि इनके दरमियान जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस तरह का था?
ये है वो इस तरह का था, ठीक है कि नहीं है, इस तरह का एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब आप ये नोट करें, मतलब ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है, ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर थी? वोल्टेज ओवर डिस्टेंस के। वोल्टेज ओवर डिस्टेंस के। अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी। बेटा यहाँ ऐसी बात है कि नहीं है? हेलो, यस सर। ये क्या है यार, वोल्टेज, अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो यहां अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उस पे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो उसका फोर्स है वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। उस पे जो फोर्स लगता है वो क्यू ई के बराबर होता है। तो आप ये चीज देखो कि अगर उस वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब आप देखेंगे इस तरह से होगा। कोई इशू तो नहीं है बेटा? हेलो, नो सर। तो बेटा उसकी फिर उस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी? उस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन किस तरफ ज्यादा होगी बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगी। और उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? वो होगी क्यू वी ओवर एम डी। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? हेलो, सर यस एम सर। क्या है? मैथ्स। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ओके सर। यहाँ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके सर। तो बेटा आप ये चीज देखो, जब उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो फर्ज करें कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है। ये देखें, ये है ये एक एटम है, फर्ज करें ये एक एटम है, और ये एक और एटम है, ये एक और एटम है, ये एक और एटम है। इस तरह करके ये एटम्स यूं पड़े हुए हैं, और ये एटम्स बेटा एक वायर के अंदर है। ये वायर के अंदर है, ठीक है कि नहीं? अब होगा ये, जब आप इस वायर को वोल्टेज से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जब आप इस वोल्टेज को या इस बैटरी इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये देखें, तो बेटा एक बात याद रखें, पूरी तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। जब आप बैटरी को तार को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उस तार के अंदर उस तार के अंदर, पूरी तार के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। पूरी तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस्टेब्लिश हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, उस वायर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे एक्सेलरेट करते हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो कभी टकराए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, और ड्रिफ्टिंग शुरू कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इनिशियल फर्ज करें एक टक्कर के बाद जब दोबारा स्पीड गेन करके फिर टकराते हैं, इनिशियल स्पीड 0 होती है, और ये उनकी ये दो, वेयर टी इज द टाइम बिटवीन टू इम्पैक्ट्स, उनकी जो वेलोसिटी बनती है वो बनती है क्यू वी ओवर एम डी टी। इससे उनकी वेलोसिटी बन गई है। बोले इससे उनकी क्या बन गई बेटा? वेलोसिटी बन गई। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? हेलो, हेलो यस सर। बेटा सबको समझ आई है यहां तक कि नहीं? सर अब बेटा आपको याद है नकवी, आई इज इक्वल टू एन ए क्यू वी, नकवी पढ़ा था हमने। बेटा नकवी याद है आपको कि नहीं? हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल टू यस सर। नंबर ऑफ। तो बेटा उसमें ये वेलोसिटी की जगह ये पुट कर दें, आप खुद देखेंगे कि करंट इज इक्वल टू एन ए क्यू क्यू वी ओवर एम डी टी। तो यहां से देखें करंट वोल्टेज के क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा। तो इस ये भी ओम्स लॉ है। इसका मतलब ये है कि जब आप वायर पे वोल्टेज हाई लगाते हैं, वायर पे वोल्टेज हाई लगाते हैं तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग इस्टेब्लिश होता है।
बेटा जब वायर के गिर्द वोल्टेज हाई लगाते हैं तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। वो जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना बड़ा फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जितना बड़ा फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा उनकी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेशन होगी, जितनी ज्यादा उनकी एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उतनी ज्यादा उनकी वेलोसिटी होगी बिटवीन टू इम्पैक्ट्स, और जितनी ज्यादा उनकी वेलोसिटी होगी उतना जल्दी उनका करंट बनेगा, उतना बड़ा उनका करंट होगा, क्योंकि स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर करंट एंड अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज अ बिगर करंट। तो इस तरह करंट बड़ा होता है। तो इससे भी पता चल गया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये बेटा ओम्स लॉ की एक्सप्लेनेशन नंबर 3 थी। अब आप ये कह सकते हैं कि फॉर एनी डिवाइस, फॉर एनी मेटेलिक डिवाइस, उसमें वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और V is equal to IR, वेयर ये और जो चीज ओबे करती है ओहम्स लॉ को, which obeys Ohm law is called metallic conductor, is called ohmic conductor, which obeys Ohm's law that device is called ohmic conductor। ठीक है, और ये बेटा ये वोल्टेज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तब जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट। और कौन ओहम्स लॉ ओबे करता है? मेटल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओबे ओहम्स लॉ, यानी मेटालिक वायर्स, ओबे ओहम्स लॉ। जिस तरह फर्ज करें बर्फ में एक तार दबी हुई है, तो वो बर्फ की वजह से उसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री पे मेंटेन रहेगा, वो बड़ा परफेक्ट ओहम्स लॉ ओबे करेगी। और बेटा जो डिवाइसेस ओहम्स लॉ ओबे नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ऐसा नहीं है कि वो ओहम्स लॉ उस पे कोई थ्योरी फेल हो जाती है ओहम्स लॉ की, सिर्फ ये हो जाता है कि उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होने से उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, और रेजिस्टेंस चेंज होने से यानी उनके अंदर सर्किट के अंदर उनके अपनी इंटरनल चेंजेस आ जाती है उनके अंदर, वो उनका अपना इंटरनल एटमॉस्फेयर सेम नहीं रहता, जो ही करंट फ्लो करना शुरू होता है वो गर्म हो जाती है। इस तरह ये अब ये नॉन ओहमिक डिवाइस है बल्ब फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट। ओम्स लॉ गलत नहीं है, लेकिन करंट फिलामेंट को गर्म कर देता है, गर्म करके उसकी रेजिस्टेंस चेंज कर देता है। इसी तरीके से आप देखें कि इस तरह का ग्राफ, ये थर्मिस्टर का ग्राफ है, तो ये सारी क्या कहलाएंगी? नॉन ओहमिक डिवाइसेस। इसी तरीके से डायोड का ग्राफ, डायोड का तो उसकी दोनों तरफ उसकी प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट है, मतलब उस डायोड तो का एक साइड से करंट और तरह से फ्लो करता है, उल्टी साइड से करंट और तरह से फ्लो करता है। तो ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस है जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये थी आज की जो डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन थी, और यहाँ पर हमारी गुफ्तगू जो है वो खत्म होती है।